एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स फाउंडेशन। क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के आगे जाएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमने देखा था, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग। हमने इस चैप्टर को उसके कंसेप्ट्स में, उसके डेप्थ में देखा है। हमने 4 से बात शुरू करा है। 4 से शुरू करते हुए हमने फिर उसके बीच के इंटरेक्शन यानी फोर्स को पढ़ा, कूलम्ब्स लॉ जाना। कूलम्ब्स लॉ जान के हमने ये देखा कि अच्छा फ्लो कैसे बनता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज के कंसेप्ट को पढ़ा और पोटेंशियल एनर्जी के भी कंसेप्ट को पढ़ा। फिर हम करंट को फ्लो करवाने लगे और उससे करंट बना I इज टू क्यू बाई टी। वहाँ पोटेंशियल में बना था V इज टू डब्ल्यू बाई क्यू। फिर ये सब होने के बाद हमने ये देखा कि करंट पढ़ने के बाद हमने ये देखा कि करंट वोल्टेज पे डिपेंड कैसे करता है। तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है ओम्स लॉ के चलते, और ओम्स लॉ आया V इज टू आर आई। क्या हम V इज टू आर आई को कोई और फॉर्म में भी लिख सकते थे? तो हमने लिखा भी था और उसका नाम भी देखा था। ये जो V इज टू आर आई में R है वो रेजिस्टेंस हुआ करता था, और रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट हुआ करता था। तो इस रेजिस्टेंस का डिपेंडेंसी भी हमने देखा था कि रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया पे। एरिया वहाँ पे कौन वाला एरिया लेते हैं, लेंथ किसका लेते हैं, ये हमने देखा था। फिर जब हम ओम्स लॉ पढ़ चुके थे तो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बात करने लग गए थे, और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हमने ये पढ़ना शुरू किया था कि कैसे हम रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करते हैं। उसमें 2 तरह की ग्रुपिंग हमने देखी थी, सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग में कुछ फॉर्मूले भी लाए थे हम, कुछ जनरल फॉर्मूले। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सब हमने देखा था। उसके बाद हमने इस पे कुछ क्वेश्चंस करे थे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम आपको दिए गए थे, और कुछ फिगर वाले, कुछ डायग्राम, सर्किट वाले क्वेश्चंस भी यहाँ दिए गए थे। और बीच में हमने एक दिन चुपके से थोड़ा सा समय के लिए बात किया था कि जब सर्किट में करंट बढ़ता कैसे है या क्या कैसे होता है। तो वो सेगमेंट लगभग हम मान सकते हैं कि वहीं पे ख़त्म हो गया था, क्योंकि वो निकालना एकदम आसान था। ओम्स लॉ वगैरह से वो बहुत आसानी से निकल जा रहा था, वोल्टेज भी कैलकुलेट हो जा रहा था और करंट भी कैलकुलेट हो जा रहा था। तो ये जो पूरा सर्किट है, ये पूरा सर्किट की जो पढ़ाई थी सीरीज और पैरेलल की, इसे हम मान सकते हैं कि हमारा कुछ हद तक कंप्लीट हो गया है। तो चलिए आज हम इसके अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। किसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक सिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक सिटी का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। जिन लोगों ने मेगा माइंड देख रखा है वो जानते हैं मेट्रो सिटी। आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में आज जो हमारी चर्चा है, अब हम इसके आखिरी दिनों में हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में आज जो हमारी चर्चा है वह है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आखिर हीट कैसे करता है, इलेक्ट्रिक करंट आखिर हीट करने का काम कैसे करता है, ये हमारा आज का चर्चा है। तो इसमें कुछ फॉर्मूलेज तो आएंगे, लेकिन कुछ नया बात नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो पहले पढ़ रखा है उसको हम बस देख लेने वाले हैं दोबारा, तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये तो ऐसे हो रहा है। तो देखिए, एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था जिसका नाम था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता था रुकावट। रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता था रुकावट। अब ये जो रुकावट की बात है, ये क्या क्या करेगा, हीट के एक्चुअली, करंट के एक्चुअली 2 इफेक्ट पढ़ने हैं आपको 10th में। एक है हीटिंग इफेक्ट, एक है मैग्नेटिक इफेक्ट, जो आपका अगला टॉपिक है फिजिक्स का। लेकिन करंट एक्चुअली 3 इफेक्ट पैदा करता है। एक होता है केमिकल इफेक्ट, कि आप सोडियम, वो भी थोड़ा सा केमिस्ट्री में आपको देखना है, और पहले आपने 8 क्लास में पढ़ा था। 8 क्लास में मतलब पढ़ना था, ठीक है। तो करंट क्या करता है कि कोई केमिकल में अगर हम करंट बहाएं तो वो केमिकल के आयंस को अलग अलग कर देता है, वो आयंस को अलग कर देता है, कैटायंस को अलग कर देता है। तो वो उसका केमिकल इफेक्ट है, जिसके यूज पे हम लोग जो बैटरी खरीदते हैं बाजार से, छोटा छोटा बैटरी लाते हैं, वो
वहां पे उसमें केमिकल इफेक्ट यूज होता है करंट का। फिर करंट का होता है हीटिंग इफेक्ट, कि करंट के चलते गर्म हो जाता है, और गर्म होने के चलते पता है आपको हीटर जलाते हैं हम, आयरन करते हैं, बल्ब जलता है, ये सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के एग्जांपल्स हैं। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है। और एक करंट का होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, तो वो हमारा अगला चैप्टर है, वो हमें बहुत डिटेल में आगे पढ़ना है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट, हीट करने की जो क्षमता है इलेक्ट्रिक करंट की, वो क्यों होती है, ये हम आज देखने वाले हैं। तो हम इसके लिए ये करते हैं कि मान लीजिए एक तार है, ठीक है, मान लीजिए एक तार है और उस तार में बहुत सारे चार्जेस मान लीजिए फ्लो कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक तार है, उस तार में बहुत सारे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो क्या ये चार्जेस जब फ्लो कर रहे होंगे तो इन्हें कोई रुकावट नहीं मिलेगी? बिल्कुल रुकावट मिलेगी। उसी का नाम तो हमने रेजिस्टेंस रखा था, है कि नहीं? उसी का तो हम पढ़ाई कर रहे थे इतने दिनों से, उसको हम जोड़ रहे थे, कभी सीरीज में कभी पैरेलल में, ये हम कर रहे थे। तो ये जो चार्जेस हैं, हमने इलेक्ट्रॉन्स बनाया है क्योंकि आमतौर पे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, ठीक है। तो ये जो चार्जेस हैं, ये जब फ्लो करेंगे, ठीक है, तो इनको फ्लो करने में कुछ रुकावट पैदा होगा। और जब इनको चार्जेस जब वायर में फ्लो करेंगे तो इन्हें रुकावट मिलेगी। इनको रुकावट मिलेगा किसके जरिए? तो रुकावट मिलेगा ये इनको अपने चार्जेस के चलते। जैसे मैं मान लीजिए मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं, तो आगे भी तो एक इलेक्ट्रॉन है, आगे भी तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, इससे रुकावट पैदा होगा। वो रेजिस्टेंस था। रुकावट एक और चीज के चलते पैदा होगा कि बहुत सारे मटेरियल के भी एटम्स है, उनसे भी शायद टकराएं, उनसे भी कोलिजन हो, और उसके चलते भी रुकावट पैदा होगा। पर सोचिए कि ये जो रुकावट पैदा हो रहा है, ये टकराने के चलते हो रहा है। तो जब भी हम कोई चीज टकराते हैं, आप अपने हाथों को भी रगड़ के देखिए, थोड़ा सा टकरा के देखिए, थोड़ा देर के लिए सही पर हल्का सा हीट तो जनरेट होता है। फिर अगर हम रगड़ दें, बहुत बार बार टकराते रहें, तो अच्छा खासा हीट जनरेट होता है। तो ये सब जब रुकावट के चलते, रेजिस्टेंस के चलते, हिंड्रेंस के चलते जब ये आपस में टकराएंगे, तो इनके बीच फ्रिक्शन होगा, और उसके चलते क्या जनरेट होगा? हीट। तो यही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कभी भी करंट फ्लो करेगा, करंट को फ्लो करने में अगर किसी तरह का रुकावट होगा, जो कि होता ही है हर जगह, जिसमें रुकावट नहीं होता, जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, उसे सुपर कंडक्टर कहते हैं। जॉन कैनरलिंग ओम्स ने ये ओम्स जॉन कैनरलिंग ओम्स ने 1900 के समथिंग आसपास में एक अजीब सा फेनोमेनन देखा कि बहुत कम टेम्परेचर पे कुछ मटेरियल में रुकावट खत्म हो जाता है, कुछ मटेरियल में रुकावट खत्म हो जाता है, और उसको उन्होंने नाम दिया था सुपर कंडक्टर। लेकिन वो अचीव हुआ था -4 डिग्री सेल्सियस में। मतलब सोचिए कि अगर मुझे घर में -4 डिग्री सेल्सियस या -4 केल्विन अगर होगा, जो कि मुझे अच्छे से याद नहीं है, तो -269 डिग्री सेल्सियस। मतलब भाई ऑक्सीजन भी ऐसे हम पकड़ सकते हैं ऑक्सीजन को उस टेम्परेचर पे। उस टेम्परेचर पे घर की वायरिंग अगर हम कराएंगे तो कोई रुकावट नहीं होगा। तो अगर हम नॉर्मल वायर की बात करें, नॉर्मल सिचुएशंस की बात करें, तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा। आज भी साइंटिस्ट लोग इस रिसर्च में लगे हुए हैं कि ये जो सुपर कंडक्टिविटी है, ये कुछ हायर टेम्परेचर पे हमें मिल जाए। 10 डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर हमें मिल जाता है, तो फिर तो मजा आ जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, बहुत सारा हीट, हम बहुत सारा एनर्जी बचा लेंगे। लेकिन अभी तक ये पॉसिबल नहीं हुआ है। तो हम नॉर्मल वायर्स की अगर बात करें, नॉर्मल चीज़ों की अगर बात करें, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे वायर में रुकावट होगा, रुकावट के चलते कोलिजन होगा, और कोलिजन के चलते जरूर क्या जनरेट होगा? हीट। तो हम कहेंगे इसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट है कि इसके चलते हीटिंग इफेक्ट आ रहा है, करंट के चलते हीटिंग इफेक्ट आ रहा है। करंट के चलते और भी इफेक्ट्स आते हैं, केमिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट, जो हम आगे पढ़ेंगे। केमिकल इफेक्ट तो हमने पीछे पढ़ना था, ठीक है, और मैग्नेटिक इफेक्ट हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी हम पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट। तो आपको समझ में आ रहा है कि हीटिंग इफेक्ट आखिर क्यों हो रहा है, कैसे काम कर रहा है? तो ये रेजिस्टेंस के चलते काम कर रहा है, रेजिस्टेंस। अब इसका ये मतलब मत समझ लीजिए कि रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस घटा देंगे तो, ये बात की बात है, ये हम देखेंगे करके बाद में, ठीक है। अभी अपने से आप कुछ दिमाग ना लगा लें। तो चलिए, इसे हम क्या करते हैं, इसमें करंट फ्लो करवाया होगा, मतलब कुछ बैटरी से जोड़ा ही होगा, ठीक है। तो बैटरी से ही हमने इसे जोड़ दिया है, सेल से जोड़ा है अभी, ठीक है।
तो सेल से जोड़ दिया इसे मान लीजिए, तो इसमें करंट फ्लो करने लगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने बनाया है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो ये कैसे फ्लो कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे होंगे, उधर, ठीक है, उधर कि इधर, जरा दिमाग लगाइए, उस तरफ की इस तरफ, इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे होंगे, तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव पे रहते होंगे ना, हायर पोटेंशियल पे, सॉरी लोअर पे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे होंगे। करंट का डायरेक्शन किधर होगा, करंट का डायरेक्शन उधर होता है जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा। यानी इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है उसका उल्टा में करंट का डायरेक्शन हम लोग लेते हैं, और इसको बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। क्योंकि शुरुआत में लोगों को नहीं पता था कि कभी इलेक्ट्रॉन होगा कभी प्रोटॉन होगा, उन्हें पता था कि जो भी पॉजिटिव होगा वो फ्लो करता होगा, कुछ पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव चीजें ही फ्लो करती होंगी, तो उन्होंने पॉजिटिव के फ्लो को डायरेक्शन को करंट का डायरेक्शन बोल दिया। लेकिन हम जब पढ़ने लगे तो पता चला कि नहीं, हमारे वायर में जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के चलते होता है, तो इलेक्ट्रॉन तो उधर जा रहा है, पर इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज तो इधर जाता, तो पॉजिटिव चार्ज इधर जाता, और पूर्वजों ने कहा है उसे हम कैसे टाल दें, तो हमने माना कि नहीं, जो पूर्वज कह दिए, हालांकि उन्होंने सही नहीं कहा पूरी तरह, क्योंकि सही उन्हें पता ही नहीं था, उस समय इतना इक्विपमेंट नहीं था कि वो सही खोज कर देते, तो हम मानेंगे कि करंट का डायरेक्शन इधर है, इसे कहेंगे कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। कन्वेंशनल मतलब जो पुराना रीति रिवाज है, कन्वेंशनल इंग्लिश वर्ड है, ये सब आप मत समझे कि साइंस का वर्ड है, ये सब इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्डों का हम इस्तेमाल करते रहेंगे। तो ये है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। और रियल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ये वाला, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ना, करंट तो ऐसे बन रहा होगा, फ्लो तो ऐसे बन रहा होगा, तो ये रियल डायरेक्शन ऑफ करंट है। पर कन्वेंशनल ही आपको मान के चलना है, कन्वेंशनल की ही बातें करनी है, क्योंकि पूर्वजों को हम टाल नहीं सकते, पूर्वजों को हम नकार नहीं सकते, तो इसीलिए हम कन्वेंशनल की ही बातें करेंगे। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब बस इतना है कि जब वायर में करंट फ्लो करता है तो वो आपस में टकराता है, चार्जेस से, आपस में मटेरियल से टकराता है, और उसके चलते फ्रिक्शन होता है, जिसके चलते हीट जनरेट होता है, और ये होगा ही होगा, और इसे हम कहेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर हीट जनरेट होगा, अगर हीट की बर्बादी या हमें काम चाहिए, काम आ गया, मान लिया हमने हीट का यूज करा, जैसे हीटर में हम तो हीट यूज करते हैं ना, पर तार में अगर हमने वायरिंग करा रखा और तार ही हमारा बहुत गर्म हो रहा है, पिघल पिघल के गिर रहा है तार, ठीक है, तो वो तो बर्बादी हो रही है। तो हम बर्बादी को कभी रोकना चाहेंगे या कभी यूज करना चाहेंगे, तो दोनों के लिए हमें जानना तो होगा कि कितना हीट जनरेट हुआ। तो हम निकालने जा रहे हैं फॉर्मूला कि हीट कितना जनरेट होगा, कितना हीट बनेगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको शुरू में आज रिवाइज कराया कि हमने क्या पढ़ा था, और कुछ फॉर्मूलों का नाम लिया जानबूझ के, ठीक है। देखिए, मान लीजिए ये बैटरी हमारा V वोल्ट का जो कि है, ठीक है, और ये जो करंट इसमें बना है, इसमें जितने चार्ज को फ्लो करना पड़ा वो मान लीजिए Q है, ठीक है। V वोल्ट का बैटरी है, करंट जितने चार्ज को फ्लो करना पड़ा, करंट की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, करंट की बात हम करेंगे, लेकिन अभी हम करेंगे कि चार्ज जितना फ्लो करना पड़ा वो मान लीजिए Q है। तो सोचिए कितना एनर्जी इसमें स्टोर है। V वोल्टेज में अगर हम Q चार्ज को मूव कर रहे हैं तो कितना एनर्जी इसमें है, तो एनर्जी हो जाएगा, हमने पढ़ा है V इज टू W/Q, ये W था जो वर्क डन लगता था हमें, और यही उस चार्ज में स्टोर हो जाता था, जो कि हम कह देते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो यही एनर्जी ना स्टोर है चार्ज में, ठीक है। ये एनर्जी जब फ्लो बनेगा V वोल्ट में तो इतना एनर्जी स्टोर है, तो हम इसे लिख सकते हैं W इज टू Q इंटू V, और इतना एनर्जी अगर स्टोर है तो यही एनर्जी ना हीट बन सकता है, जो एनर्जी स्टोर है वो हीट बन जाएगा कि लो भाई सब हीट में निकल रहा है, सब हीट में रिलीज हो रहा है कि नहीं। तो इसी को हम लिख देते हैं H इज इक्वल टू QV, H इज इक्वल टू हम क्या लिख देते हैं QV। ये आ गया हीट का फॉर्मूला, ये आ गया हमारा हीट का फॉर्मूला H इज इक्वल टू QV। पर सोचिए कि आपको पता है कि हमारे घर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, हमें करंट पता होता है कि करंट 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, 4 एम्पियर है, पर हमें चार्ज जल्दी पता नहीं होता। तो मेन फॉर्मूला ये है, पर इसमें एक ऐसा चीज़ है जो हमें ज़्यादातर पता नहीं होता। हमें करंट पता होता है, समय हम गिनते रहते हैं कि अच्छा 1 सेकेंड, जैसे मान लीजिए कि किसी के घर में या कोई बहुत कंजूस आदमी है, ठीक है, बहुत कंजूस, ठीक है, मतलब उस टाइप के कंजूस कि भाई जब गिर रहे हों
ठीक है, छत से गिर रहे हो तो किचन में कोई दिख गए बनाते हुए खाना, तो मेरा खाना मत बनाना, ऐसे टाइप के कंजूस है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो मीटर, जब कोई बल्ब अगर चल रहा है कोई कारण से टीवी चल रहा है, तो वो मीटर के सामने खड़े होके गिनते रहेंगे समय, तो समय भी हमें पता चल जाएगा। हमें करंट पता रहता है, अपने सर्किट में हमें वोल्टेज ही पता रहता है। जानते होंगे आप कि 220 वोल्ट का भी बोलते हैं 440 कर दो, वोल्टेज ही पता रहता है, पर हमें चार्ज पता नहीं रहता है। हीट तो खैर हमें कैलकुलेट ही करना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला याद करेंगे कि जब हम करंट पढ़ने लगे थे, जिस दिन हमारा इलेक्ट्रिसिटी शुरू हुआ था, उस दिन हमने फॉर्मूला पढ़ा था I बराबर Q बाई टी। I बराबर Q बाई टी, तो यह आ जाएगा Q बराबर आई टी। Q बराबर क्या आ जाएगा, आई टी। हमें I पता है और हम मीटर के सामने बैठ के गिन रहे हैं कि कितना सेकंड तक चल रहा है हमारा टीवी, हीटर और क्या क्या, तो वो टी भी हमें पता है, I भी हमें पता है, हमें पता रहता है। तो सोचिए इस Q को हम इस Q की जगह हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो देखिए V तो पहले से है और Q के लिए रख दीजिए वी आई टी। तो ये फॉर्मूला जो आएगा, ये फॉर्मूला है हीट का, जो हम काम में लाने वाले हैं। असली फॉर्मूला H इज इक्वल टू क्यू वी है। क्यू भी असली फॉर्मूला है, पर वो हमारे ज्यादा काम नहीं आएगा, हमारा काम आएगा वी आई टी। वी आई टी हमारे ज्यादा काम आएगा, इसलिए हम इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब हमें कोई बोल दिया कि नहीं हमें सर्किट का रेजिस्टेंस पता है, तो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस पता है, बोलेगा रेजिस्टेंस पता है और करंट पता है, हमें वोल्टेज नहीं पता। मान लीजिए कोई आदमी का रिक्वायरमेंट है, तो हम बोलेंगे इतना चिंता काहे करते हो, V इज इक्वल टू आर आई होता है ना, V इज इक्वल टू आर आई होता है। आपको रेजिस्टेंस और करंट पता है, वोल्टेज नहीं पता, तो वोल्टेज की जगह रख दो, तो रख देंगे तो हो जाएगा आर आई, आई, तो ये हो जाएगा आर आई, समझ रहे हैं, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये भी एक फॉर्मूला है। फिर कोई बोलेगा कि नहीं हमें वोल्टेज पता है, हमें करंट नहीं पता है, तो हम बोलेंगे इतना चिंता काहे करते हो, ओम्स लॉ है ना, तो ओम्स लॉ है तो I बराबर रख दो V बाई आर, तो वहां रख देंगे, तो देखिए क्या होगा V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, दिखा मैंने लिखा था अभी, V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिख के मिटाया मैंने, इंटू आर, तो एक आर कट जाएगा ना, तो बचेगा V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ये हो गया H बराबर आया V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। और क्या ये तीनों फॉर्मूला अलग अलग है? नहीं, ये तीनों फॉर्मूला अलग नहीं है। हमें ये मेन फॉर्मूला अगर याद है तो इसी में पुट करके हम लोग ये तीनों फॉर्मूला ला सकते हैं, क्योंकि पुरानी बातें हमने जो पढ़ी थी, ओम्स लॉ पढ़ा था, करंट पढ़ा था, उससे ये आया है। उससे हमें क्या पता, उसके हिसाब से हमने फॉर्मूला निकालेगा, कौन उतना डिराइव करते रहेगा, तो इसलिए हमने फॉर्मूला ही निकाल लिया 3 तरीके से। पर ये सारा फॉर्मूला का पेरेंट ये है। दुख की बात है कि इसका हम सबसे कम इस्तेमाल करेंगे, इन सब का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और इन सब पे ज़्यादा बातें करेंगे, ठीक है, तो ये ज़्यादा काम में आने वाली है। तो जब वोल्टेज और करंट पता हो तो ये फॉर्मूला, जब करंट और रेजिस्टेंस पता हो तो ये, और जब वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता हो तो ये फॉर्मूला, और यही 3-4 फॉर्मूले होते हैं। 3 फॉर्मूला ज़्यादा काम आता है, पहला उतना काम नहीं आता है। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आपके मन में कोई डाउट नहीं उठा होगा, मेरे मन में एक डाउट है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरा डाउट। मान लीजिए मैं लिख दिया, ठीक है, कि V इज इक्वल टू आर आई, तो मैं पूछूंगा कि V और I कैसा प्रोपोर्शनल, तो आप कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, ये जो हीटिंग इस फॉर्मूले में क्लियर है कि V और I में पूछूं कैसा प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। R तो खैर एक कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, उसकी बात ही हटाते हैं हम, लेकिन I तो बदल रहा है, V तो बदल रहा है, तो V अगर दुगना करेंगे तो I भी दुगना होगा, जाहिर सी बात है। मतलब कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सामने सामने लिखा रहता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहली बात, ठीक है। ये बात मैंने आपसे बताई। मैं क्वेश्चन का अभी कंटेक्स्ट बना रहा हूं कि अच्छा ये क्वेश्चन मुझे पूछना है, तो मैं ये पूछने वाला हूं। फिर दूसरी बात मुझे ये करनी है कि ये जो हीटिंग इफेक्ट हुआ, इसके पीछे मैंने आपको कारण शुरू से ही क्या बताया, रेजिस्टेंस। यानी हमारे दिमाग में आया कि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा रुकावट है ना, तो हीटिंग इफेक्ट कुछ तो होना चाहिए, और रेजिस्टेंस अगर हम कम कर दें किसी वायर में तो हीटिंग इफेक्ट का कुछ तो होना चाहिए, है ना, कुछ चेंजेस तो आने चाहिए, ज़्यादा कम वो तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ तो होना चाहिए। तो सामने सामने लिखने पे डायरेक्टली और हीटिंग इफेक्ट ये। तो देखिए इस फॉर्मूले में देखिए रेजिस्टेंस तो कहीं है नहीं, तो चलिए ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले में देखिए हीट और रेजिस्टेंस सामने सामने आए हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
इस फॉर्मूले में देखिए हीट और रेजिस्टेंस ऊपर नीचे आए हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी ये फॉर्मूला कह रहा है कि डायरेक्टली डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे हीट, और ये फॉर्मूला कह रहा है कि इनवर्सली डिपेंड करता है। तो भाई सच क्या है, किसकी बात माने हम? सच में क्या होता है? सच में रेजिस्टेंस पे हीट डायरेक्टली डिपेंड करता है कि इनवर्सली डिपेंड करता है? ये बात तो हमें पता ही नहीं है। तो ये बात हमें कैसे पता चलेगी, कैसे क्या होगा? तो इस सवाल पे आपको सोचना है, ये आज का होमवर्क भी है। आपको इस सवाल पे सोचना है, आपको जो समय, यही आपका आज होमवर्क है, ठीक है, कि आपको इस सवाल पे सोचना है और फिर इसका आंसर हम लोग डाउट सेशन में ही क्लियर करेंगे, ठीक है। डाउट सेशन जब होगा तो उसी समय इसका आंसर क्लियर करेंगे, उसका आंसर हम लोग इसमें नहीं देने वाले। हम लोग डाउट सेशन में इसका आंसर क्लियर करेंगे, उस समय देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। आप पूछेंगे तभी मैं बताऊंगा। तो सवाल ये है कि सामने सामने लिखने पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा पुल्टा लिखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ सामने लिखा हुआ है हीट और रेजिस्टेंस, यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, और रेजिस्टेंस की बात से हमने हीटिंग इफेक्ट की बात शुरू की थी। तो जाहिर सी बात है सामने सामने लिखने पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, तो इनवर्सली कैसे आ गया? इनवर्सली डिपेंड करता है, डायरेक्टली कैसे आ गया? सच क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ाने से हीट बढ़ेगा कि घटेगा? सच क्या है, वो सच आपको बताना है, और इसकी चर्चा हम लोग डाउट क्लास में करेंगे। तो हमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में 2-3 अच्छे फॉर्मूले मिल गए, चलिए उनका इस्तेमाल करते हैं। तो एक मिला हमें H बराबर क्यू भी, उतना काम का नहीं है। H बराबर VIT काम का है, H बराबर I स्क्वायर RT, और H बराबर V स्क्वायर बाई R इंटू टी। तो ये क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन भी हमने एक देखा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, वो आपको बनाना है, वो आपको मुझे मैसेज करना है या कमेंट्स में बताना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं, तो क्यों ना इन पे कुछ क्वेश्चंस किए जाएं, इन पे कुछ क्वेश्चंस बनाए जाएं। और आप जानते हैं ऐसे सवाल ही होते हैं किताबों में कि V दे देंगे, I दे देंगे, T दे देंगे और H पूछेंगे, ठीक है, कि फाइंड द हीट जनरेटेड व्हेन द वोल्टेज इज 10 वोल्ट, करंट इज 2 एम्पियर एंड टाइम इज 1 मिनट। 1 मिनट लिख दिया तो बहुत अच्छा सवाल हो गया, क्योंकि आपको मिनट को सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम यहाँ करने वाले नहीं हैं, कुछ अच्छे सवाल बनाते हैं जहां ये चीजें डायरेक्टली नहीं दी होंगी। अगर डायरेक्टली दी होंगी तो मैं मान के चलता हूं कि वो पुटपुटिया सवाल है, आप उसे आराम से बना लेंगे। अगर आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दिया रहेगा कि V दे देगा, R दे देगा, T दे देगा, तो आप H निकाल देंगे। H देगा, V देगा, R देगा और T पूछेगा तो आप निकाल देंगे। तो ऐसे जो डायरेक्ट सवाल होते हैं, ऐसे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं मान के चल रहा हूं कि आप सॉल्व कर लेंगे। तो हम चलिए कुछ अच्छे सवालों की ओर बढ़ते हैं, थोड़े अच्छे सवालों की बात करते हैं। तो कहा गया, क्या कहा गया, एक बैटरी है जिसका वोल्टेज है 50 वोल्ट, बैटरी का वोल्टेज 50 वोल्ट का बैटरी, ठीक है, लगा दिया हमने, और इसमें एक करंट जोड़ दिया 2 ओम रेजिस्टर, और यहां जोड़ दिया 3 ओम। अब बोला गया फाइंड द हीट जनरेटेड अक्रॉस ईच रेजिस्टर, दोनों रेजिस्टर से जो हीट जनरेट होगा वो आपको निकालना है। ट्राई कीजिए एक बार, और मैं कोई फरमाइश नहीं कर रहा कि इस फॉर्मूले से निकालना है। कभी कभी किसी किसी एग्जाम में फरमाइश भी कर देते हैं कि आपको इसी का इस्तेमाल करना है या केवल इसी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो वो फरमाइश भी पूरी की जा सकती है, क्योंकि हमें सब निकालने आता है। तो पहले आप इसे बनाएं, वीडियो को पॉज करके, फिर हम इसे देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो आइए इसके सवाल करते हैं। इस सवाल को आपने बनाया होगा, आंसर भी ले आए होंगे, काफी इजी क्वेश्चन है। तो देखिए, ये हम तो कह सकते हैं कि यहां जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वो 2:3 है, तो वोल्टेज भी 2:3 रेशियो में बढ़ जाएगा। जो कम रेजिस्टेंस होगा वो बोलेगा भाई मुझे उतनी सहायता की जरूरत नहीं है। 30 वाला बोलेगा प्लीज भाई, 3 ओम वाला भैया मेरी मदद करें, चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, इसको भेजें। वोल्टेज बोलेगा रुको मैं धक्का मारता हूं, तो ये धक्का मार देगा तो इधर से फ्लो कर जाएगा। तो कैलकुलेशन कर सकते हैं हम, ठीक है, कि इसे मिल जाएगा 20 वोल्ट और इसे मिल जाएगा 30 वोल्ट। कहेंगे कैसे ले आए, ये तो अच्छा था कि हम यहाँ 2 और 3 था, आसान था तो हम ले आए। मान लीजिए यहाँ मैं 60 कर दूं, यहाँ 1.1 कर दूं, यहाँ 2.9 कर दूं, तो कैसे ले आएंगे हम? सवाल जेन्युइन है, चलिए बना लेते हैं। तो देखिए इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। वोल्टेज का जो रेशियो है, सॉरी रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो 2:3 है, यानी यहाँ 2 हिस्सा रेजिस्टेंस है, यहाँ 3 हिस्सा। सोचिए 4 ओम होता, ये 6 ओम होता, तो भी तो 2:3 होता।
ये सोचिए 20 होता, ये 30 होता तो भी तो 2:3 होता। तो इसका जो रेशियो है, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ये 2:3 मतलब 2 ओम और 3 ओम है, ये रेशियो मैं कह रहा हूं। यहां 4 और यहां 6 भी कर दूं तो रेशियो तो 2:3 ही रहेगा, फिर भी रेशियो तब भी 2:3 रहेगा। तो यहां जो रेशियो है रेजिस्टेंस का वो 2:3 है, यानी 2 हिस्सा यहां 3 हिस्सा यहां, तो टोटल कितना हिस्सा? 5 हिस्सा, यानी ये 5 हिस्सों में बटेगा, 50/5 5 हिस्सों में बटेगा। 5 हिस्सों में तो बट गया, सोचिए यहां कितना जाएगा? 2 हिस्सा, और 5 हिस्सों में फिर से बांटते हैं और यहां कितना जाएगा? 3 हिस्सा। तो ये हम ले आए 20 और ये हम ले आए 30। क्योंकि ये बहुत आसान सेगमेंट है, आप और भी तरीकों से इसे कर सकते हैं, और भी तरीके आपके दिमाग में आ रहे होंगे आप करें। रेशियो का कंसेप्ट मुझे सही लगता है क्योंकि इससे ज़्यादातर आंसर्स आ जाते हैं, इसलिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ, ये हमने करा कि हमें वोल्टेज मिल गया। तो सोचिए अब हम मान लीजिए हमसे डिमांड कर दिया था कि आप इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, आप पहले वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, तो ये तो पूरा 5 ओम जैसा काम कर रहा है, 50 वोल्ट है, V = RI में रखते हैं। मैं जानबूझ के फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए कि अच्छा ये सब फॉर्मूला हुआ करता था। तो V = RI में अगर हम लोग रख दें तो V कितना है? 50, R कितना है? R तो है 5, टोटल रेजिस्टेंस 5, और I हमें निकालना है, तो I बराबर हो जाएगा 10 एम्पियर। यानी करंट हमें कितना मिलेगा? करंट यहां से कितना चलेगा? 10 एम्पियर। और दोनों सीरीज में तो करंट तो बटना है नहीं, करंट तो सेम जाना है, तो ये 10 एम्पियर करंट सबसे गुजरेगा। तो अगर हमसे पूछा जाए कि पहले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप हीट निकाल करके दिखाइए, हम बोलेंगे बिल्कुल दिखाते हैं। देखिए क्या होगा, इसका वोल्टेज हो जाएगा 20, इसका करंट हो जाएगा 10, और मान लीजिए टाइम उन्होंने दे रखा है 2 सेकेंड। ठीक है, तो इंटू 2, 1 मिनट दे दिया रहता तो यहाँ 60 करते, क्योंकि टाइम सेकंड में लेना है हमेशा। तो ये हो गया, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 400 क्या? 400 क्या? जूल, क्योंकि हीट निकाला है ना आपने वर्क निकाला है ना, तो वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो 400 जूल, 400 जूल इज द करेक्ट आंसर। और देखिए, और अगर हम दूसरे की बात करें तो ये इसका वोल्टेज है 30, इसमें करंट है 10, टाइम दे दिया है 2 सेकंड, उन्होंने 2 सेकंड का पूछा है कि 2 सेकंड जल गया जा, तो ये हो गया कितना? ये हो गया 600 जूल। बोलेगा टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बोथ द रेजिस्टेंसेस, टोटल बोल दिए तो जोड़ देंगे तो 1000 जूल। लेकिन आपने 1000 जूल निकाला, ऑप्शन देखा A B C D, मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हो, ABCD आपने देखा कि अरे 1000 जूल तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ है, तो जरूर कहीं कहीं किलो लिखा हुआ रहेगा, 1 किलो जूल, के लिख देंगे, क्योंकि किलो का मतलब 1000 होता है, तो किलो जूल लिख देंगे। 1000 से पार कर जाए या 1000 हो जाए तो आप किलो लिख सकते हैं, ये ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको किलो लिखा हुआ मिलेगा, ये सब वगैरह वगैरह। तो ये हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा, लेकिन कैसे? पहले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। चलिए दूसरे फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आप समझ ही रहे हैं, इसमें लगाते हैं I²RT, आंसर हमारा अलग आना चाहिए कि वही आना चाहिए? आंसर जाहिर से बात है वही आना चाहिए, क्योंकि हीट ही तो हम निकाल रहे हैं, उसी सर्किट का तो बात कर रहे हैं, थोड़ी ना कुछ चेंज कर दिया है। तो I², पहले में आते हैं 10 × 10, R कितना? 2, और टाइम कितना? 2 4, ये तो 400 आ रहा है, पहले क्या आया था? 400 ही आया था, दोनों 400 सेम है, ऐसा नहीं कि मैंने ये छोटा लिखा है बड़ा लिखा है तो अलग है, दोनों सेम ही है। फिर अगला, तो आप समझ रहे हैं 10 × 10, I² R × 2, ये आ गया 600, बिल्कुल वही आंसर। और अगर हम नीचे वाले का इस्तेमाल कर दें V²/R × T, तो हम वहाँ देखिए पुट करते हैं 20 × 20, V², यहाँ का वोल्टेज V²/R, R कितना है? 2 × T कितना है? 2, तो ये 2 गया, 20 × 20 400 जूल। और नीचे अगले वाले का करेंगे तो 30 × 30 बाई 2 × 2, नहीं एक मिनट, बाई क्या? 3 ना, बाई R, तो हाँ ये हो जाएगा 3, कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी में जाने से यही सब होता है। तो 10, ये हो गया 600 जूल। तो तीनों फॉर्मूले का लगभग इस्तेमाल कर लिया हमने, तीनों फॉर्मूले की बात कर ली। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं कि
यहां ये रेजिस्टेंस दे दिया गया 1 ओम और यहां 2 रेजिस्टेंस जोड़ दिए गए। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। और ये जो सेल जोड़ा गया है, ठीक है, बैटरी ही जोड़ देते हैं चलिए। तो 2 जानते हैं, मैंने बता रखा है कि कभी कभी आपको बोलेंगे कि 2 सेल जोड़ा गया है 3 वोल्ट का, तो टोटल तो 6 वोल्ट हो गया ना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6 वोल्ट का ये जोड़ दिया गया। ये 1 ओम है, ये 3 ओम है और ये 6 ओम है हमेशा की तरह, ठीक है। फाइंड द हीट जनरेटेड अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। सारे रेजिस्टेंस से जो हीट जनरेट होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। कृपया वीडियो को पॉज करें और एक बार ट्राई करें, ये पक्का बनना चाहिए। सारे फॉर्मूले से ट्राई करें, 5-6 मिनट लगेगा पर आप सीख जाएंगे और उसके बाद हमें बस कुछ आखिरी बातें करनी होंगी और ये खत्म हो जाएगा। तो आइए इसे बनाते हैं। समय नहीं दिया था मैंने, आप टी मान सकते थे। समय है मान लीजिए इस बार 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट का निकालना है। चलिए ठीक, देखिए बनाते हैं। तो अगर हम बनाने लगे तो आप जानते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमने बहुत बार कैलकुलेट करा है, 2 ओम हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 ओम और यहाँ हो जाएगा 2 ओम। क्या आपको लग रहा है कि ये पिछले ही सवाल जैसा हो गया है? लेकिन थोड़ा सा अलग है कि हमें इसके क्रॉस अलग निकालना है, इसके क्रॉस अलग निकालना है, ये बस थोड़ा सा अलग है, पर ये हो गया है पिछले सवाल जैसा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले वोल्टेज निकाल देते हैं। ये 6 वोल्ट है तो वोल्टेज का रेशियो 1:2 है, तो 6/3 1 भाग 2 भाग 1 भाग 2 भाग, तो हो ये जाएगा कि 3 भाग हो गया ना, 1 भाग 2 भाग, तो 6/3 इंटू 1, तो ये हो गया 2, यानी यहां बटेगा 2 वोल्ट और यहां बटेगा कितना, 4 वोल्ट। अरे ऐसे भी 2 वोल्ट वहां बट गया, 6 वोल्ट दे रहा है बैटरी, तो 4 वोल्ट वो लेगा, जाहिर सी बात है कि 4 वोल्ट मुझे दो भाई, तो 4 वोल्ट उसको मिल गया, तो 2 वोल्ट 4 वोल्ट में बैटरी हमारा बट गया। यानी इस डायग्राम में बनाइए आप यहाँ, क्योंकि ये सिंपल है, लेकिन काम तो यहाँ करना है ना। आ जाइए यहाँ की, ओहो इसके अक्रॉस 2 वोल्ट, इसके अक्रॉस 4 वोल्ट, इसके अक्रॉस 2 वोल्ट और इसके अक्रॉस 4 वोल्ट, ये हो गया हमारा 2 वोल्ट और 4 वोल्ट। और यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि 6 वोल्ट 2 वोल्ट 4 वोल्ट हो गया। अब हमें मान लीजिए कि निकालना है हीट, ठीक है, हीट का कैलकुलेशन करना है, तो हम पहले करंट निकाल लेते हैं। टोटल ये करंट कितना निकला, यहाँ से 3 ओम है, V = RI में रखते हैं, वोल्टेज 6, रेजिस्टेंस 2 और 1 3, 2 और 1 3 कैसे हो गया, सीरीज में है इसलिए, और I, तो I बराबर हो गया 2 एम्पियर, यानी यहाँ से करंट निकला है 2 एम्पियर। ये 2 एम्पियर तो समूचा यहाँ से गुजरेगा, पर यहाँ आते ही कंफ्यूज, कहाँ जाएं, उधर जाएं कि इधर जाएं, उधर जाएं कि इधर जाएं। तो देखिए यहाँ रेजिस्टेंस कम है, जाहिर सी बात है ज़्यादा करंट जाएगा, यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जाहिर सी बात है कम करंट जाएगा। तो ये 2 एम्पियर, क्योंकि रेजिस्टेंस का रेशियो 1:2 है। अब 1:2 अब कैसे आ गया, 3:6 करेंगे तो 1:2 ही ना आएगा, तो 1 भाग 2 भाग, तो टोटल कितना हो गया 3 भाग, तो 2 एम्पियर का 3 भाग होगा। पर यहाँ पे क्योंकि रेजिस्टेंस कम है तो 2 भाग नहीं यहाँ चला जाएगा, तो इंटू 2। ये 2 भाग कैसे कर दिया, मुझे समझ में आया आपको। V = RI, तो I और R तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो करंट का देखिए रेजिस्टेंस का रेशियो है 1:2, रेजिस्टेंस का रेशियो है 1:2, तो जो करंट का रेशियो होगा वो होगा 1/1:1/2, उल्टा रेसिप्रोकल, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेजिस्टेंस का अगर ये रेशियो है तो करंट का ये रेशियो है, रेजिस्टेंस का रेशियो है 1:2:3, रेजिस्टेंस का रेशियो है 1:2:3, तो करंट का रेशियो होगा 1/1:1/2:1/3। अब ये देखिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6:3:1 2, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, एलसीएम 6 है, तो 6:3:2। तो रेजिस्टेंस का अगर ये रेशियो, तो ऐसा नहीं समझ लीजिए कि 3:2:1, नहीं, ये होगा सही आंसर, क्योंकि हमें तो ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, उल्टा करना पड़ेगा। तो वही उल्टा हम यहाँ करते हैं, तो उल्टा यहाँ करेंगे तो कितना हो गया 4/3, यानी यहाँ चल गया 4/3 एम्पियर, तो यहाँ कितना आएगा 2/3 और 1 ही भाग जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2/3 एम्पियर, 4/3 एम्पियर 2/3
3 एम्पियर। ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अब हमें सारा करंट पता है, सारा वोल्टेज पता है, अब क्या करना है? अब तो बस फॉर्मूला लगा देना है। किस फॉर्मूले से, बताइए किस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाए? बोलेगा VIT का इस्तेमाल करो। हम बोले रुकिए करते हैं। तो पहले यहाँ निकाले, V2 है, ठीक है। I कितना है? I भी 2 है। और टाइम कितना दिया? टाइम 1 मिनट दिया, यानी 60 दे दिया। तो 60 × 4 240 जूल, यानी पहले वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना खपत हो जाएगा? 240 जूल। अगले वाले इसके 3 की बात करते हैं। तो 3 की बात करें तो VIT लगाते हैं। तो वोल्टेज कितना है? 4 वोल्ट। वोल्टेज तो 4 है ना। ये रेजिस्टेंस करंट कितना है? 4/3 इंटू टाइम कितना है? 60। तो ये 3 से देखिए 20 टाइम्स जाएंगे। 16 × 20, ठीक है, कितना? 32 और 320 जूल, ये हो जाएगा। फिर इसमें पूछा गया तो VIT, तो V तो हो गया 4 ही, दोनों के क्रॉस 4 पैरेलल में है, 4 वोल्ट दोनों के क्रॉस है। तो ये 4, I कितना? 2/3 × 60, तो ये फिर से 20 जाएगा। 8 और 2 16, 160 जूल, 160 जूल। और इस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। कहेगा कोई और फॉर्मूला? क्या आप लगा लेंगे? तो सारा ओम्स लॉ का खेल है, हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमें तो सब पता है। हमें R भी पता है, हमें V भी पता है, हमें I भी पता है। तो अरे भाई जो फॉर्मूला दोगे पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो हमें इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये सारे क्वेश्चन बनाने के बाद अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में हमें ढेर सारा रेजिस्टेंस जोड़ के दे देता है, अगर वो इस तरह से ऐसे रेजिस्टेंस इधर भी, ठीक है, और ऐसे करके सेल बैटरी वगैरह बना करके, है ना, वो अगर हमें दे देता है कोई क्वेश्चन, तो क्या ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं? बिल्कुल वैसे ही। इसमें क्वांटिटी बढ़ गया है, क्वालिटी नहीं बढ़ा है। जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, जैसा कि हम हमेशा बात करते हैं कि इसमें समय ज़्यादा लगेगा, हमारा दिमाग ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इस तरह के सवाल अगर हमें मिल भी जाते हैं तो हमें इनसे घबराना नहीं है, हमको थोड़ा समय दे करके इसे सॉल्व करना है। इसमें कुछ भी वैल्यू लिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ 2 ले लूँ, यहाँ 3 ले लूँ, यहाँ 6 ले लूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं मान लीजिए कि 4 ले लूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैं 5 ले लूँ, और इसे किसी तरह से 60 वोल्ट कर दूँ और बोलूँ कि बताइए 10 सेकेंड में सारे रेजिस्टेंस के थ्रू कितना हीट जनरेट होगा 10 सेकेंड में, ठीक है, मान लीजिए मैं ऐसा बोल दूँ। तो क्या करेंगे? आप आराम से बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम ट्राई कर सकते हैं। हम पहले वोल्टेज बांट लेंगे, फिर सबके क्रॉस करंट यहाँ 3 भाग में बटेगा तो करंट बांट लेंगे। फिर करंट जब बांटेंगे तो ध्यान रखेंगे कि 2:3:6 का रेशियो है, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस का रेशियो 2:3:6 का है। तो करंट का रेशियो क्या होगा? करंट का रेशियो होगा 1/2:1/3:1/6, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करने, 6 LCM है इसका, तो ये हो जाएगा 6/2 3, 6/3 2 और 3:2:1। 3:2:1 का रेशियो बनेगा इसका करंट का, यानी 3 भाग यहाँ जाएगा, 2 भाग यहाँ जाएगा और 1 भाग यहाँ जाएगा, यानी टोटल कितने भाग में बटेगा करंट? 6 भाग में। 3 भाग यहाँ गया ना, 2 भाग यहाँ गया, 1 भाग यहाँ गया, तो टोटल तो 6 भाग हुआ ना। और जितना भी करंट आएगा, मान लीजिए कि I/6 × 3 यहाँ जाएगा, I/6 × 2 यहाँ जाएगा और I/6 × 1 यहाँ जाएगा। तो ये भी एक तरह से आप होमवर्क मान सकते हैं। आप इसको भी बना सकते हैं। इसकी चर्चा हम डाउट क्लास में करेंगे, डाउट क्लास में इसको देखेंगे। तो ये आखिर की ओर अब हम बढ़ चले हैं। 1-2 लेक्चर और हमें चाहिए होगा इलेक्ट्रिसिटी में, और फिर हम खात्मे की ओर बढ़ जाएंगे। तो पहले तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें। आज का जो भी पढ़ाया गया है उस पर जो बेसिक सवाल बनेंगे, जैसे कि हमने फार्मूला बेस्ड सवाल नहीं किया आज, तो यहाँ पे नहीं बनाया, तो वो आपको दे दिया जाएगा असाइनमेंट के रूप में। अब वहाँ पे बनाए ज़्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन जो कि बस वैल्यूज़ पुट करने होंगे। तो आप अगर पूरी तरह कंसेप्चुअल ग्रास्प हासिल कर चुके हैं तो आप ऐसे क्वेश्चंस को जो कुछ ज़्यादा ही आसान दिखते हो आप उन्हें स्किप कर सकते हैं।
या ये कर सकते हैं कि आप उन्हें पूरा स्टेप लिख के ट्राई कर सकते हैं। स्टेप आप लिख करके ट्राई करें कि हाँ लेट द टोटल रेजिस्टेंस, ऐसे करके जो हम लोग लिखते हैं, वी नो दैट लेट दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दैट, लेट द वोल्टेज गिवन अक्रॉस द वायर बी दैट, ऐसे करके लिख के आप स्टेप्स ट्राई कर सकते हैं। तो आपके बोर्ड की प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी। बोर्ड में आपको लिखने का कॉन्फिडेंस, लिखने का तरीका मिल जाएगा। तो इसमें 2 बातें और बची हुई हैं जो हम लोग अगले क्लास में करेंगे, और शायद अगले ही क्लास में ये खत्म हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें अगले दिन।